नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात में आपका खैर मकदम है। वैसे भी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डॉक्टर से मुलाकात प्रोग्राम में ऐसे डॉक्टर्स को पेश करते हैं जो मुख्तलिफ़ अमराज़ के माहिर होते हैं और इलाज में गैर मामूली सलाहियतों का मुज़ाहरा करते हैं और कुदरत ने उनके हाथ में बहुत ज़्यादा शिफा दे रखी होती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आज जो डॉक्टर हमारे पास हैं और जिसे हम आपसे मुतारिफ़ करवा रहे हैं, आपके सामने पेश कर रहे हैं, वो कोई मोहताज तारुफ नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ ये डॉक्टर साहब बल्कि उनके जो वालिद साहब हैं न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के मशहूर और मारूफ डॉक्टर हैं और इनके जो वालिद हैं डॉक्टर विष्णु राव, उनका शुमार हिंदुस्तान के मुमताज़ माहिर अमराज़ दमा व एलर्जी में होता है। तो वैसे भी हम, जैसा कि मैंने कहा है कि हम जिस डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो है स्वासा के कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक वर्धन, जो इंतहाई कम उम्र होने के बावजूद भी लोगों की गैर मामूली खिदमत करते हैं। खिदमत खल्क का इनमें कूट कूट कर जज्बा भरा हुआ है। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है, वेलकम है। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, एक बात यह है कि पल्मोनोलॉजी, जैसा आपने जो कोर्स किया है इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी, तो ये जो असरी कोर्स होता है फेफड़ों की बीमारियों के इलाज के लिए, और इसमें इंडोस्कोपी का जो तरीक़ा है वो इख्तियार किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, अब चूँकि आप देखेंगे कि कोरोना वायरस की हर तरफ वो एक वबा फैली हुई है, ऐसे में जो दमे के मरीज़ होते हैं या जब फेफड़े के जो मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, उनको किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए? सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेक वर्धन वीरपनेनी, श्वासा हॉस्पिटल में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। आज ये सियासत चैनल में इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, कोविड और एस्मा का क्या ताल्लुक़ है। तो कोविड एस्मा जिसको रहता है उसको थोड़ा ज़्यादा होने का चांसेस है, ठीक है। जिसको ऑलरेडी फेफड़ों का बीमारी है, एस्मा फेफड़ों का बीमारी होता है, उसमें थोड़ा जो फेफड़े अंदर जो ट्यूब्स रहते हैं थोड़ा ऐसा बंद होने का चांस ज़्यादा है एस्मा। तो इसको अगर कोविड आ गया तो दम और भी ज़्यादा होने का चांस रहेगा। सो इसीलिए जो एस्थमेटिक हो, एलर्जिक पेशेंट हो, कोविड वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि कोविड आने के बाद आदमी को मामूली रह सकता है, नहीं तो सीरियस भी होने का चांस है जी। वो हम पहले बताने का चांस भी कम हो गया। अभी डेल्टा वेरिएंट को देखे तो यंग आदमियों को भी ज़्यादा हो रहा है वो। तो इसीलिए सब जो 18 ईयर्स के ऊपर है, सब लोग वैक्सीन लेना ज़रूरी है, क्योंकि किसी को भी आ सकता है, किसी को भी सीरियस हो सकता है, ठीक है। सो वैक्सीनेशन इज़ कंपलसरी। एस्थमा पेशेंट्स वैक्सीन ले सकते, एलर्जी पेशेंट्स भी वैक्सीन ले सकते। बहुत लोग पूछ रहे हैं ये लिया तो कुछ रिएक्शन हो जाएगा, कुछ एस्थमा ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर अच्छा वैक्सीन ले लिया तो सेट हो जाएगा। सवाल जैसा एस्थमा पेशेंट है, एलर्जी पेशेंट है, वो भी वैक्सीन ले सकते हैं आप कहते हैं, लेकिन कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं, जो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने जी। जिसको एस्थमा है वो कोविड वैक्सीन ले सकते हैं क्या? जी, डेफिनेटली ले सकते हैं। एस्थमा जिसको है कोविड वैक्सीन ले सकते हैं, और एस्थमा ही नहीं, जो भी कोई भी बीमारी हो सब लोग वैक्सीन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर कौन सी बीमारी, मतलब किसी कोई कैंसर होता है, कोई किडनी पेशेंट होते हैं, करेक्ट। कोई हार्ट पेशेंट होते हैं, क्या वो भी ले सकते हैं? ज़रूर ले सकते हैं जी। किडनी पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, लिवर डिसीज़ का पेशेंट हो, कुछ एड्स का पेशेंट है, नहीं तो कैंसर का पेशेंट है, अस्थमा है, शुगर है, बीपी है, सब लोग वैक्सीन ले सकते हैं। विदाउट एनी डाउट इन योर माइंड डेफिनेटली वैक्सीन लेना ज़रूरी है। अभी तो कुछ दिन में ये रूल भी आएगा, अगर ऑफिस को आना है तो वैक्सीन लेके आना है। कंपलसरी वैक्सीनेटेड वालों को ही ऑफिस में एंट्रेंस रहेगा। ऐसा कुछ जो भी फर्म्स है, बड़ा बड़ा फर्म्स, उसका ये रूल आ गया ऑलरेडी, तो वैक्सीन ज़रूर लेना है। तो उसी के लिए नहीं, हम सब के लिए, हमारा सेहत के लिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन से हमको जो भी डेंजर्स है कोविड से, जो हॉस्पिटल में एडमिट होने का चांस, ऑक्सीजन लेने का रिक्वायरमेंट, नहीं तो आईसीयू में जाने का चांस, वो बहुत कम हो जाता है। और डेथ रेट और वैक्सीनेटेड पीपल में बहुत कम है, ऑलमोस्ट लेस देन 1%। सम स्टडीज़ जो हमको बोल रहा है कि 100% डेथ नहीं रहेगा अगर वैक्सीन लिया तो। कुछ स्टडीज़ बोल रहा है कि 99%, बट 99 इज़ मच बेटर देन वी डोंट नो व्हाट हैपेंस। जैसे मैंने कहा कि वैक्सीन इंसान को बचाता है, आईसीयू में जाने से बचाता है, और जो रिस्क होता है मौत का वो कम कर देता है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि बाज़ स्टेट्स में, केरला है या दूसरे जो सदर्न स्टेट्स है, वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने फुल्ली वैक्सीनेटेड है, जिन लोगों ने 2 डोजेज़ लिए हैं, उसके बावजूद फिर दोबारा कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। ये क्या है फिर? बहुत
अच्छा सवाल है। ये बहुत कॉमन सवाल है, बहुत लोग जो पूछ रहे हैं सवाल। वैक्सीन आपको इन्फेक्शन आने से नहीं रोकेगा। वैक्सीन इन्फेक्शन डिसीज़ दोनों अलग है। इन्फेक्शन को इसको कहला जाता है जो आदमी को आके इफेक्ट करे, बस इधर रहेगा वायरस, अंदर नहीं जा सकता है वो, इसको हमारा बॉडी रोकेगा, थोड़ी दिन रह के चली जाएगी। सो फुल्ली वैक्सीनेटेड पर्सन में इन्फेक्शन आने का चांस ज़रूर है, पर थोड़ा कम है पहले से। जिस ऑलमोस्ट 80% ये इन्फेक्शन का चांस भी कम है इसमें, पर है। पर जो डिसीज़ बोलते हैं ना, आईसीयू में जाने का चांस, नहीं तो ऑक्सीजन लेने के चांस, दैट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और सपोज 10,000 आदमी है तो उसमें एक 4-5 आदमी को आईसीयू को जाने का ज़रूरत पड़ेगा जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं। तो अगर वैक्सीनेटेड नहीं है वही 10,000 लोग, ऑलमोस्ट 100 to 200 लोग आईसीयू में जाने का चांस है। कितना फ़र्क है, 3 का किधर है, 200 किधर है। सो वैक्सीन लिए तो एडमिट होने का चांसेस और आईसीयू में जाने का चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो इसीलिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है ताकि आपको इन्फेक्शन आने का चांस कम है, अगर आया तो भी आसान से कम हो जाएगा, एडमिट होने का चांस नहीं रहेगा और डेथ का चांस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। जी, आप एक बात आपने कही है कि जो 18 ईयर्स के अबाव जो हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो क्या बच्चे मुतासिर नहीं होते इससे? बच्चों के लिए क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। तो बच्चों को भी इफेक्ट होने का चांस है। इंडिया में 18 ईयर्स के बाद ही देना है वैक्सीन बोल के रूल है, क्योंकि जो 18 ईयर्स के जो नीचे बच्चे हैं उसके ऊपर टेस्ट अभी भी कर रहे हैं उन लोग, अभी चल रहा है ट्रायल्स। शायद एक 6 महीने में उसका रिजल्ट आएगा, 3 से 6 महीने। उसके बाद हमारा सरकार बोल सकता है कि 2 साल के आगे जो भी है बच्चे, उन लोग वैक्सीन ले सकते हैं। कब बोल सकते हैं सरकार ऐसा? जब जो भी बच्चे लिए तो ट्रायल में, जो 800 कुछ बच्चे हैं ट्रायल्स में, सब 2 साल से लेके 18 साल तक सब बच्चे हैं उसमें ट्रायल में। वो ट्रायल में किसी को भी अगर साइड इफेक्ट नहीं हुआ, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आया, तो ज़रूर बोल सकते हैं कि वैक्सीन 2 इयर्स के बाद कोई भी बच्चे ले सकते हैं। जैसा हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस का वैक्सीन है जो बच्चों को भी देते हैं, 6 महीने का बच्चों को भी देते हैं। बहुत अच्छा याद दिलाया इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में। तो ये ख़ास तौर पे स्वासा में डॉक्टर साहब ने, आपके डैडी ने भी बताया था कि स्वासा में इसका बहुत खुसूसी इंतज़ाम किया गया है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो क्या ऐसे लोग जो दमे की बीमारी में बहुत ज़्यादा सीवियर दमे का शिकार हैं या फिर एलर्जी से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, तो वो जो टीका है हमारा कोरोना वैक्सीन है, उससे पहले ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ले सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस का वैक्सीन भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारा इंटरनेशनल और नेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से सब लोग जो 50 ईयर्स के ऊपर हो, इन्फ्लुएंजा वायरस का वैक्सीन लेना है। और स्पेशली 50 ईयर्स के नीचे जिसको एस्थमा है, सीवियर एलर्जीज है, उन लोग भी वैक्सीन ले सकते हैं। सो ये एस्थमेटिक पेशेंट्स इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के साथ कोविड का वैक्सीन भी आराम से ले सकते हैं, इसका प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो दोनों वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना फेफड़ों को सेफ रख सकते हैं, ताकि उसको निमोनिया डेवलप ना सके ऐसा। अच्छा, एक बात ये भी है, लोगों के जहनों में ये बात हो रही है कि चलिए आपने कहा कि मुख्तलिफ जो बीमारियों में मुब्तला लोग हैं, चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो या जो बच्चे हों, उनको वैक्सीन दिलाना चाहिए, और वो भी 18 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चों को। तो क्या आप समझते हैं कि कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए? हिंदुस्तान में देखिए अब 3 वैक्सीन चल रहे हैं, एक तो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है। तो क्या कौन सा इसमें अच्छा वैक्सीन है? बहुत अच्छा सवाल, सब लोगों के माइंड में यही सवाल है अभी। वैक्सीन लो, कौन सा लो, विच वैक्सीन इज़ बेटर? तो सब लोग यही सोच रहे हैं। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, ऑल वैक्सीन, सब वैक्सीन का अच्छा एफिकेसी है। जो भी वैक्सीन हो, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, आप ले सकते हैं आराम से। सब वैक्सीन्स बहुत इफेक्टिव है, ऑलमोस्ट 80% का तक प्रोटेक्शन दे सकता है, इवन अप टू 65 to 80% फॉर डेल्टा वेरिएंट। जो अभी डेल्टा वेरिएंट का ये चल रहा है, दुनिया भर चल रहा है। हाँ, बहुत परेशानी है इससे, उस पर भी वो इफेक्टिव है ये वैक्सीन। जैसा कि आपने कहा है कि वैक्सीन जो भी है, चाहे स्पुतनिक हो, चाहे फिर कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, ये तमाम के तमाम बहुत इफ़ेक्टिव हैं और मौसर हैं, और इससे लोग बच सकते हैं, उनकी ज़िंदगियां बच सकती हैं। तो लेकिन जो दौरान होता है, जो पीरियड होता है, यानी एक डोज़ अगर आप लेंगे तो फिर दूसरा डोज़ लेने के लिए कितने दिन या कितने वीक्स लगेंगे? कोवैक्सीन में आपको 28 डेज़ का गैप देना पड़ेगा।
फर्स्ट डोज से सेकेंड डोज तक 28 डेज का गैप। फुली वैक्सीनेटेड इसको कहला जाता है, जिसका ये सेकेंड डोज के बाद 14 डेज होना है, कंप्लीट होना है, तब उसको फुल्ली वैक्सीनेटेड कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेकेंड डोज लेने के बाद इमीडिएट मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ, ऐसा नहीं है। सो 2 वीक्स आफ्टर द सेकेंड डोज। सो कोवैक्सीन में ये ऑलमोस्ट 1 मंथ का गैप है। कोविशील्ड देखे तो पहले 2 मंथ का गैप था, 8 हफ्ते। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट में बोला कि उसको 12 हफ्ते करेंगे, क्योंकि स्टडीज़ ऐसा बोल रहा है कि जितना ज़्यादा गैप देते कोविशील्ड के डोजेस के बीच में, उतना इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा। तो इस रीज़न के हिसाब से 12 वीक्स का गैप देना ज़रूरी है। तो इसलिए ऑलमोस्ट 82 to 90 डेज तक गैप दे रहे सेकेंड डोज को। सो सेकेंड डोज होने के बाद 14 डेज के बाद यस दैट पर्सन इज़ फुल्ली वैक्सीनेटेड। स्पुतनिक में अगेन 1 मंथ। सो डिपेंडिंग ऑन द वैक्सीन जो वैक्सीन ले रहे हैं आप, उसके हिसाब से डोजेस का गैप रहेगा और ये हिसाब से लेना पड़ेगा। तो अच्छी बात एक बात यह है कि जैसा कि आपने कहा है कि 3 वैक्सीन हमारे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, लेकिन एक और वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ख़रीदना चाह रही है। तकरीबन 50 मिलियन फाइज़र के जो डोसेस है वो ख़रीदना चाह रही है इंटरनेशनल लेवल पर। तो और फाइज़र का जहाँ तक सवाल है, इंटरनेशनल लेवल पर वो तो बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं, तो क्या उसका फ़ायदा हिंदुस्तानियों को होगा? वेरी गुड। ये मॉडर्ना और फाइज़र ये पूरा mRNA बेस्ड वैक्सीन्स है, थोड़ा डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, पर उसका एफिकेसी भी बहुत अच्छा है। ये एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन हमारा ये कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका बोल के वो कंपनी है, वो डिज़ाइन किया है, उन्हें तैयारी किया है। तो उसका वैक्सीन फाइज़र और मॉडर्ना से कंपेयर करें तो कुछ कम नहीं है, वो बहुत इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। फाइज़र, मॉडर्ना, हमारा कोविशील्ड, इवन कोवैक्सीन, ऑल दिस वैक्सीन, ये सब वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है। फाइज़र वैक्सीन जो आ रहा है तो बहुत लोग हैं उसको लेने के लिए भी। तो बहन नाज़रीन, आपने कि डॉक्टर साहब ने जिस अंदाज में बताया कि किस तरह वैक्सीन लिए जाते हैं, कौन किसे वैक्सीन लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए, इस तरह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने नाज़रीन को बताया है। बहरहाल इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं और ये डॉक्टर साहब से ये ज़रूर सवाल करते हैं कि जो वैक्सीन है, जो लोगों के जहनों में जो शुकूक व शुबात पाए जाते हैं, उसे दूर करने के लिए आप क्या कहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब जो भी कहेंगे एक ब्रेक के बाद कहेंगे। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है और आपको हम बता रहे थे कि डॉक्टर विवेक वर्धन किस अंदाज में लोगों का इलाज करते हैं और फेफड़े जो होते हैं वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और डॉक्टर वर्धन के बारे में हमने आपको बताया था कि वो हैदराबाद से उन्होंने MBBS किया और फिर मैसूर से उन्होंने MD किया और इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी में वो महारत रखते हैं। वैसे भी आपको बता दूं कि स्वासा के वो कंसल्टेंट हैं और उनके खुद जो वालिद हैं डॉक्टर विष्णु राव, वो भी माहिर अमराज़ शुश हैं, माहिर अमराज़ फेफड़ा हैं और दमा व एलर्जी के ख़ास तौर पर वो इलाज करते हैं या महारत रखते हैं। तो बहरहाल हम डॉक्टर साहब से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करने के लिए यहाँ पहुँचे और उनसे ख़ास तौर पर जो वैक्सीन होते हैं कोरोना वायरस का, क्योंकि वबा चल रही है, ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना वैक्सीन के बारे में पूछे। तो बहरहाल डॉक्टर साहब, हमने वैक्सीन के बारे में मुख्तलिफ सवालात भी किए हैं। अक्सर ये देखा जा रहा है कि आम लोग यही सोच रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी हमको कोरोना वायरस का जो असर है वो हो जाता है। अच्छा सवाल है। कोविड जो कोरोना वैक्सीन जो है वो हमारा इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देते हैं, पर अप टू 70 to 80%, पर 30 to 40% इन्फेक्शन कैच करने का चांस है। तो इन्फेक्शन आने का चांस है, पर उसका परसेंटेज कम है। जो वैक्सीन नहीं लिया उससे कंपेयर किया तो इसका परसेंटेज कम है, आने का चांस आ सकता है, पर अंदर फेफड़ों को जाके इफेक्ट नहीं कर सकता है वो। अच्छा। सो उसका वो बोलते हैं हम प्रोटेक्शन। सो वैक्सीन इन्फेक्शन प्रिवेंट करना ज़रूरी नहीं होता है, पर डिसीज़ करना बहुत ज़रूरी है।
तो वो काम अच्छा करेगा वैक्सीन। अच्छा। डिसीज़ बोले तो क्या है, निमोनिया, जिसके वजह से बहुत लोग को निमोनिया हो गया, बहुत लोग ये हो गए, तो पता है हमको क्या हुआ। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कोविड निमोनिया। ये निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए, निमोनिया से लोग उसका जान भी जा रहा है बहुत, तो वो स्टॉप करने के लिए हमारा वैक्सीन्स है। तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। इन्फेक्शन आ सकता है पर डिसीज़ यानी कि आईसीयू में जाने का चांस बहुत कम हो सकता है वैक्सीन से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी देखा जा रहा है कि पहला आप वैक्सीन ले लिए, पहला डोज लिए, फिर दूसरा डोज लिए, उसके बावजूद भी कुछ लोग तीसरे डोज की बात कर रहे हैं। ये कहाँ तक दुरुस्त है, ये कहाँ तक सही है? ये बहुत सही है। तीसरा डोज बहुत वैलिड है। ये जो डोसेस है 3 मंथ्स के गैप है। एस्ट्राजेनेका जो कोविशील्ड वैक्सीन हम ले रहे हैं 3 मंथ्स का गैप है। ये गवर्नमेंट और वो स्टडीज़, हमारा यूके में स्टडीज़ हो रहा है, वो स्टडीज़ ये कह रहा है कि 3rd डोज 6 मंथ्स के बाद ले सकते हैं, 6 मंथ्स आफ्टर 2nd डोज। अच्छा। 3rd डोज लिए तो प्रोटेक्शन और भी डबल हो जाएगा, ताकि वो जो भी वेरिएंट हो, अल्फ़ा हो, बीटा हो, डेल्टा हो, गामा हो, कप्पा हो, जो भी वेरिएंट हो, उस पर हमारा इम्यूनिटी अच्छा काम करेगा। तो 3rd डोज भी ऑफिशियली लेने का न्यूज़ भी आ सकता है, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव है। सो सबको लेने का ये है। जब 3rd डोज और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहा है तो सब लोग लेने का ज़रूरी भी है, तो सब लोग ले सकते हैं उसको भी। तो इसका मतलब ये है कि आपका कहना ये है कि तीसरा जो डोज है वो भी प्रोटेक्टिव शील्ड है, ये हिफाजती एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। अच्छा। यस जी। अच्छा, एक बात तो ये है कि जहाँ तक दमे के मरीज़ हैं, दमे के मरीज़ों में जो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि उन्हें दम बहुत ज़्यादा चढ़ता है, तो लोग डर जाते हैं कि क्या कहीं दमे का मरीज़ भी कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो ले सकता है? ज़रूर ले सकता है। दमे का मरीज़ भी कोविड का वैक्सीन ले सकता है, क्योंकि वो वैक्सीन की वजह से उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोविड का वैक्सीन लिए कोविड आ गया, ऐसा नहीं है। कोविड का वैक्सीन से कोविड नहीं होता है। कोविड का वैक्सीन से ऐसा डेंजरस कुछ भी नहीं है। बहुत करोड़ों लोग लिए थे अभी तक इंडिया में, मोर देन 25 करोड़, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा फीवर आएगा, पेन आएगा, एक दिन पूरा बॉडी पेन्स रहेगा, नेक्स्ट डे से फिर नॉर्मल हो जाएगा। पर कुछ लोगों का ऐसा हुआ वैक्सीन लेने के बाद उसको इन्फेक्शन आया है, तो वो कैसा हो सकता है? शायद जब वैक्सीनेशन सेंटर को गए उन्हें तो उधर क्राउडेड था शायद, और प्रॉबली उन्हें वही दिन पार्टी को गए, कुछ हो सकता है उसके पहले दिन गए था, उसके बाद में एक दिन के बाद गए थे, वी डोंट नो, उधर उन्हें कैच किया है वायरस को। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन दे दिया और उससे कोविड आ गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि वैक्सीन में थोड़ी रहता है वायरस। सो कोरोना वायरस का वैक्सीन जो है कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक और फाइज़र और मॉडर्ना वैक्सीन, जो भी इंटरनेशनल वैक्सीन है, ये वैक्सीन की वजह से कोरोना नहीं आता है। ये वैक्सीन्स उससे प्रोटेक्शन देते हैं हमको रादर। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे भी आपसे बात करने से पहले मैं यही सोच रहा था कि स्वासा के बारे में, क्योंकि स्वासा एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मुख्तलिफ जो अमराज दमा होते हैं या फिर एलर्जी है उसका इलाज किया जाता है, फेफड़ों की जो बीमारियाँ होते हैं उसका इलाज किया जाता है। तो आप लोग जहाँ पर ये स्वासा सेंटर है वहाँ पर क्या इन वैक्सीन्स के देने की सहूलत है, फैसिलिटीज़ हैं? यस वैक्सीन्स हम बहुत साल से दे रहे हैं। जो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन्स है, निमोनिया का वैक्सीन न्यूमोकोकल वैक्सीन कहला जाता है, न्यूमोवैक 23, और इन्फ्लुएंजा का जो बहुत कई वैक्सीन है, टेट्रावैलेंट और ट्राइवैलेंट वैक्सीन्स, ये सब वैक्सीन बहुत सालों से दे रहे हैं। नाउ इसके एडिशन है कोविड का वैक्सीन, कोविशील्ड जो है वो हम इधर दे रहे हैं। तो कोविशील्ड एंड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, ऑल 3 वैक्सीन, सब 3 वैक्सीन हम इधर पेशेंट्स को हम दे रहे हैं। एक सवाल ये पता था, आपने कहा है कि जो निमोनिया का वैक्सीन होता है, तो क्या फिर लोग निमोनिया का वैक्सीन लेकर कोरोना से नहीं बच सकते? बहुत अच्छा सवाल है। कुछ लोग पूछे थे मेरे को ऐसा, क्योंकि हम ये वैक्सीन लिए तो ये प्रोटेक्शन देगा कि नहीं, दूसरा है वो। सो जो वायरस कोरोना वायरस है और वो इन्फ्लुएंजा वायरस डिफरेंट वायरसेस है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो डिफरेंट है। तो ऐसा है कि अमेरिकन एक जैसा दिखता है, चाइनीज आदमी एक जैसा दिखता है, इंडियन एक जैसा दिखता है, तो वैसा वो भी वायरस का डिफरेंट क्वालिटीज़ रहता है। वायरस ही है पर डिफरेंट है। तो इसके लिए उसका जो प्रोटीन के वजह से हमको इफेक्ट हो रहा है, तो वो पार्ट लेके हम वैक्सीन बनाते हैं। तो उसका इन्फ्लुएंजा का डिफरेंट प्रोटीन है और हमारा कोविड का डिफरेंट प्रोटीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन का डिफरेंट प्रोटीन्स है। तो ये प्रोटीन की वजह से हमारा बॉडी में इम्यूनिटी ये होगा, ज़्यादा होगा।
तो उससे हमको प्रोटेक्शन आएगा। अगर नेचुरली अगर कभी इन्फेक्शन एक्वायर किया हमने तो बड़ा डिसीज़ होने से रोकेगा वो। मिसाल के तौर पर कोई दमे का मरीज़ है, एलर्जी का मरीज़ है, वो ये ले सकता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ले सकता है, निमोनिया का वैक्सीन ले सकता है, ज़रूर ले सकता है। ये कौन सी उम्र में ले सकते हैं लोग? क्या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन छोटे छोटे बच्चों से 6 महीने से ले सकते हैं, जी जी 100 ईयर्स तक कभी भी ले सकते हैं उसको। अच्छा, और दूसरा जो वैक्सीन? और दूसरा जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है उसमें 2 टाइप है। अच्छा, एक है बच्चों के देने का वैक्सीन, वो कभी हम बड़े आदमी को भी देते हैं, यूजुअली अप टू अराउंड 15 ईयर्स तक वो छोटे बच्चों को जो देते हैं उसको प्रेवेनार बोल के खेला जाता है। और एक वैक्सीन जो है न्यूमोवैक 23, वो हम जो भी एल्डरली है, नहीं तो एडल्ट्स है, टीनेजर्स विद एस्थमा, जिसको भी एस्थमा है, COPD बोल के एक बीमारी है, कैंसर्स है, सो जो भी इम्यूनिटी कम होने का डिसीजेस है तो उसमें हम वैक्सीन्स देते हैं। तो बहरहाल जैसा हमने कहा है कि फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, फिर थर्ड डोज भी ले सकते हैं, तो क्या जो मिक्सिंग होती है, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं पहले मर्तबा जो पहला डोज मेरा है वो है कोविशील्ड, तो क्या मैं दूसरा डोज कोवैक्सीन ले सकता हूँ, या फिर 2 जो डोज हैं मेरे कोविशील्ड हैं तो क्या मैं तीसरा कोवैक्सीन ले सकता हूँ? ज़रूर जी, ये जो हमारा गवर्नमेंट है, सो ट्रायल्स भी चल रहा है। पहले डोज कोविशील्ड, सेकेंड डोज कोवैक्सीन, तो 2 डोसेस का कोवैक्सीन, थर्ड डोज कोविशील्ड, इसका रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। तो ऑफिशियली अभी ले सकते बोल के ये नहीं है, पर डेफिनेटली दैट इज़ अ वेरी गुड चांस, और उससे और भी इम्यूनिटी बढ़ेगा। और जो डिफरेंट प्रोटीन्स कोवैक्सीन में मिलता है हमको कोविशील्ड में नहीं है वो, तो वो भी कवर हो जाएगा इसमें। अच्छा अच्छा, सो डेफिनेटली मिक्स करे तो डेंजर तो नहीं है। हाँ, तो ऑफिशियली वो कैसा लेना, कब लेना, वो पूरा अभी इन्फॉर्मेशन आएगा, ले सकता है। तो क्या आप नहीं समझते कि ये जो वैक्सीन कॉकटेल हो जाएगा? यस हो सकता है, पर विद ए गैप। अच्छा, तो वैसे जैसे कॉकटेल की जा जी, कॉकटेल अच्छा है ना। जैसे कॉकटेल की बात आई तो जो ट्यूबरक्लोसिस के जो मरीज़ होते हैं उनको कॉकटेल जो मेडिसिन दिए जाते हैं, तो क्या उसी तरह अब कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं या जो नहीं हैं मरीज़, वो बचना चाहते हैं कोरोना वायरस से, तो क्या उन्हें कॉकटेल वैक्सीन दिए जाएंगे? कॉकटेल वैक्सीन्स, या उसको ऐसा हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट एक वैक्सीन, नेक्स्ट टाइम और एक वैक्सीन, शायद थर्ड डोज फिर एक वैक्सीन दे सकते हैं। मिक्स करे तो भी रिस्पॉन्स अच्छा है, तो वाई नॉट। ऐसा तो क्या फिर स्वास्थ्य में ऐसा होता है यहाँ पर? ना, अभी तो इधर नहीं हो रहा है ऐसा, अभी तो हम केवल कोविशील्ड दे रहे हैं। ऑफिशियल तो अभी हो रहा है, अभी शायद इट्स इन इनिशियल स्टेजेस, शायद कुछ दिनों के बाद हमको और भी क्लैरिटी आ सकता है इसमें। जी जी जी, ये बात भी है। मेरा नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो या फिर स्पुतनिक हो, ये लेने में कोई ख़बात नहीं, कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। और ये टीके खुद स्वास्थ्य जो मेडिकल सेंटर है उसमें भी दिए जाते हैं, और यहाँ पर डॉक्टर साहब डॉक्टर विवेक वर्धन के जो वालिद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। डॉक्टर विष्णु राव, वो भी बहुत मरीज़ों से बहुत ही प्यारे अंदाज में बात करते हैं, उनकी दिलजोई करते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरह दमे से बचा जाए, किस तरह एलर्जी से बचा जाए और किस तरह कोरोना वायरस से बचा जाए। बहरहाल डॉक्टर साहब, आखिर में हम एक सवाल करते हैं कि जब कोरोना वायरस से लोग जो मुतासिर हुए हैं और सबसे ज़्यादा अबाव 40 ईयर्स के जो लोग मुतासिर हुए, तो उस वक्त स्वास्थ्य का क्या रोल था? इधर भी पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स थे, इसको बहुत ये दम चल रहा था, और ये कोविड का वजह से ऑक्सीजन तो कम हो रहा था, तो ऑक्सीजन का थोड़ा शॉर्टेज, और वो नहीं, शॉर्टेज नहीं बोलना, वो निकाल दो, यानी सांस लेने में तकलीफ, ये सांस लेने में तकलीफ जिसको था, खांसी था, उसको ऑक्सीजन लेवल्स भी कम था, तो उस टाइम पे हम ऑक्सीजन वो पूरा उसके साथ जो भी दवा है वो सब दे के ट्रीटमेंट किए थे। बहुत मोर देन 300 पीपल वर ट्रीटेड हियर, और सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है हमारा। जी, हमने देखा है, ऑनलाइन भी देखा है। यस यस यस, कमेंट्स आए हैं, बहुत ही अच्छे रहे हैं। जी जी, तो ट्रीटमेंट है कोविड का, इधर भी हम ट्रीट कर रहे हैं उसको भी, पर अभी तो केसेस ज़्यादा नहीं है। जी जी, सो अभी तो मेन हमारा एस्थमा, COPD, एलर्जी और दूसरा डिसीजेस पे ज़्यादा फोकस है। बिल्कुल अच्छी बात कही। मैंने डॉक्टर साहब अपनी रिवायतों पर चलते हुए अपने डॉक्टर से, अपने मेहमान से एक मैसेज लेते हैं, और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब आप हमारे सियासत के जो नाज़रीन हैं, व्यूवर्स हैं, उनके लिए एक मैसेज दें। कॉकटेल जो है हमारा अभी कोविड जो माइल्ड केसेस है और अर्ली मॉडरेट केसेस जो है, उसको कॉकटेल का ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है इंडिया में भी। जी जी जी, उसको उसका नाम ही है कॉकटेल। अच्छा, तो आपको उसका साइंटिफिक नेम बताना है तो वो क्रेसाविमैब और इमडिविमैब बोल के कहला जाता है। अच्छा,
तो वो दोनों मिक्स करके आदमी को आईवी फ्लूइड के रूप में 1 आवर में देगा वो। इन फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड। यस, सो दैट इज़ द ओनली मेडिसिन, वो एक ही मेडिसिन है जो माइल्ड कोविड ज़्यादा होने से रोकता है। जिसको अभी माइल्ड कोविड है, जिसको शुगर है, बीपी है और कोविड बढ़ाने का चांस ज़्यादा है, उसको हम कॉकटेल देते हैं। तो उससे ज़्यादा से उससे ये डिसीज़ ज़्यादा होने से रोकेगा और मोस्टली रिकवरी का चांसेस बहुत अच्छा है। तो कॉकटेल भी हम इधर अवेलेबल है स्वासा में। सो मैं फाइनली ये मैसेज देना चाहता हूँ, आज का प्रोग्राम कोविड का वैक्सीन्स पे हुआ है मेजॉरिटी, और एस्थमा के बारे में थोड़ा बात किए थे। तो इसका रीज़न ये है कि बहुत लोग जो है वैक्सीन लेने के लिए थोड़ा डर रहे, पीछे जा रहा है, ज़्यादा सोच रहे और वेट कर रहे हैं। ये आपका हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो 3rd वेव है वो आने का चांस है। ऐसा नहीं कि आएगा, पर अगर आ रहा है तो उसके लिए हम तैयार भी रहना चाहिए। उसके लिए वैक्सीन है हमारा मेन वेपन। वैक्सीन, मास्क एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, अवॉइडिंग गैदरिंग्स, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड को फाइट करने के लिए। क्या 3rd वेव आएगा वो आपके ऊपर डिपेंड होगा। अगर आप अच्छा मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, ग्रुप्स अवॉइड करें और वैक्सीन लिए, तो 3rd वेव आप रोक सकते हैं। ऐसा सब लोग करें तो डेफिनेटली नहीं आएगा 3rd वेव। वैक्सीन जो है अभी उसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं हम। जो भी वैक्सीन है आप ले लीजिए, उसके ज़्यादा में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि वैक्सीन से आपको कुछ डेंजर नहीं है। अगर वैक्सीन नहीं लिए तो डेंजर है, तो वैक्सीन लेना ज़रूरी है। यही मेरा फाइनल मैसेज है आपके लिए। इसी डॉक्टर साहब के प्यारे मैसेज जिसमें उन्होंने कहा है कि वैक्सीन जो है वो हथियार होता है हर बीमारी के खिलाफ, और ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के खिलाफ अगर कोई हथियार है तो वो है टीका, वो है वैक्सीन। और अगर वैक्सीन लेंगे तो आप कोरोना वायरस के खिलाफ कामयाब होंगे, अगर वैक्सीन नहीं लेंगे तो आपको खतरा होगा कोरोना वायरस से मुतासिर होने का। बहरहाल इसी के साथ मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी शुक्रिया डॉक्टर साहब। खुदा हाफ़िज़।